कक्षा 10वीं के भूगोल का पहली अध्याय संसाधन एवं विकास। इस लेसन को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इस लेसन को पूर्ण करेंगे, और उन टॉपिक्स को जानने के बाद हमें ये लेसन समझ में आएगा। तो यहाँ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस लेसन का हम आधार कह सकते हैं। तो जानते हैं थोड़ा सा परिचय कि इस लेसन में हमें जानना क्या क्या सब है, और फिर इस लेसन को हम ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें जानना है, जैसा कि जो टाइटल है आपका संसाधन और विकास, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि भारत में पाए जाने वाले जितने भी उपयोगी वस्तुएं हैं जिसका उपभोग हम करते हैं, उन संसाधनों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि उसका विकास किस प्रकार से जो है हमारे भारत में हुआ। इसके अलावा हम जानेंगे संसाधन के कितने प्रकार हैं, चाहे वो जैव हो, अजैव हो, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, स्वामित्व के आधार पर हो, चाहे हम नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, समाप्यता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर। तो अलग अलग आधार पर हम जानेंगे कि हमारे यहाँ कितने प्रकार के संसाधन हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन का अर्थ, फिर हम जानेंगे संसाधन के प्रकार। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे यहाँ संसाधन का विकास किस प्रकार है और संसाधन का नियोजन किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात हम किस प्रकार से अपने संसाधनों को, उन संसाधनों को जो हमारे दैनिक जो है जीवन के लिए, दिनचर्या के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, उन संसाधनों का विकास हम कर सकें और उसका नियोजन भी कर सकें, अर्थात योजना अनुसार जो है उसका उपभोग करें, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उन्हें भी उस पदार्थ का लाभ उठाने का मौका मिल सके। तो इस प्रकार से हम जानेंगे संसाधन विकास और नियोजन के बारे में। फिर हम जानेंगे मृदा अर्थात मिट्टी और उसके प्रकार के बारे में भी जानेंगे हम। उसमें हम जानेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, लाल मृदा के बारे में, लेटराइट मृदा के बारे में, मरुस्थलीय मृदा के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ जो है पाए जाते हैं, भारत के भौगोलिक स्थिति में कहाँ कहाँ उपलब्ध है ये, और ये मिट्टियाँ जो हैं वो किन पदार्थों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हम कृषि कौन कौन से जो है मृदा पर हम किस किस प्रकार की कृषि करते हैं, या कौन कौन से फसल जो है हम उपजाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे मृदा संसाधन। हम ये भी जानेंगे कि मृदा किस प्रकार से मानवीय क्रियाओं ने जो है उसको खराब किया है या उसका ह्रास किया है। फिर हम जानेंगे कि मृदा को बचाने के क्या क्या उपाय हैं। इसमें हम जानेंगे मृदा अपरदन के बारे में और मृदा को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, ताकि जो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो कृषि के द्वारा या कृषि के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त कर सके। तो इस चैप्टर में हमें संपूर्ण रूप से संसाधन के बारे में, भारत में पाए जाने वाले संसाधन के बारे में, अलग अलग प्रकार के संसाधन के बारे में, मृदा के बारे में, मृदा के प्रकार हमें जानना है, और मृदा को किस प्रकार से हम खराब कर रहे हैं और उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए। हम ये सब सारी बातें जानेंगे और इस प्रकार से आपका जो है लेसन वो कंप्लीट होगा। जानते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक संसाधन का अर्थ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि संसाधन का क्या अर्थ है। तो हर वो वस्तु जिसका उपभोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उन वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। अगर हम थोड़े से किताबी जो है डेफिनेशन में जाएं, तो हम कह सकते हैं कि वो सारी वस्तुएं जिसे हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से अलग अलग वस्तुओं में बदल सकें और उसका उपभोग कर सकें, उसे संसाधन कहा जाता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वे सारी वस्तुएं जो आर्थिक रूप से संभव हो, अर्थात जिसको प्राप्त करने में ज़्यादा खर्चे ना हो, पूंजी ज़्यादा लगाने की आवश्यकता ना पड़े, ताकि निम्न वर्ग के लोगों तक भी उन वस्तुओं की पहुंच हो सके, उन सभी वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वो सारी वस्तुएं जो सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो वस्तुएं
कहलाती है संसाधन। तो अगर हम एक डेफिनेशन में जाएं तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तुएं जो प्रौद्योगिकी रूप से उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभव हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो और जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उन सभी वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। अगर हम बात करें इनके वर्गीकरण की, तो हमने 4 आधार पर इसे बांटा है। सबसे पहला इसकी उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें हम जैव और अजैव के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है समाप्यता के आधार पर, जो है संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर जो है बांटा गया है इसे 4 आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। और विकास के आधार पर भी इसे 4 भागों में बांटा गया है, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो इस प्रकार से 4 भागों के भी अलग अलग भाग हैं जिसमें हम संसाधनों के बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं इन सभी जो है संसाधन के बारे में कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव किसे कहते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष का क्या अर्थ है। इस प्रकार से हम जो है संसाधन के वर्गीकरण को बेहतर तरीके से जान पाएंगे और हम जान पाएंगे कि हमारे यहाँ संसाधन के कितने प्रकार हैं और हम किन किन संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो जानते हैं इसके वर्गीकरण और जानते हैं इसके अर्थ के बारे में। तो पहले जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार और इनके अर्थ। सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। जैव संसाधन का क्या अर्थ है, तो वो सारे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन है, उन सभी संसाधनों को जैव संसाधन कहा जाता है। जीव मंडल से प्राप्त एवं जिसमें जीवन व्याप्त होता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं, जैसे कि मनुष्य और पशु इत्यादि। इसके अलावा अगर हम अजैव संसाधन की बात करें तो वे सभी संसाधन जो निर्जीव हैं, जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है, वो सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं इत्यादि। तो ये उत्पत्ति के आधार पर जो है हमने 2 भागों में बांटा है संसाधनों को, जैव और अजैव। अब बात करते हैं समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर भी संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक विधि द्वारा हम या किसी भी विधि द्वारा हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि। इसके अलावा अनवीकरणीय संसाधन क्या है, तो ऐसे संसाधन जिन्हें किसी भी विधि द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, चाहे वो भौतिक विधि हो, चाहे वो रासायनिक विधि हो, चाहे वो यांत्रिक विधि ही क्यों ना हो, हम किसी भी प्रकार से उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसे पुनः प्राप्त करने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, उन्हें दोबारा बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, खनिज इत्यादि। ये 2 प्रकार के संसाधन हैं समाप्यता के आधार पर, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। अब है स्वामित्व और विकास के आधार पर। तो जानते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। 4 आधार है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अगर हम व्यक्तिगत संसाधन की बात करें तो ऐसे संसाधन जो निजी प्रयोग में होता है, जिस पर हमारा अधिकार निजी होता है या उस पर हमारा स्वामित्व जो है निजी रूप में होता है, ऐसे संसाधनों को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि, जैसे बांध, चारागाह इत्यादि। इन सभी संसाधनों पर हम सरकार को टैक्स देते हैं, कर जो है इसका हम चुकाते हैं, लगान देते हैं। इस वजह से ये व्यक्तिगत संसाधन के रूप में गिना जाता है। इसके बाद है सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर संपूर्ण समुदाय का अधिकार हो, जैसे मंदिर, जैसे तालाब, पार्क, ये सब कुछ ऐसे संसाधन हैं जिस पर सामुदायिक रूप से रहने वाले हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है।
उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत राष्ट्र के सीमा के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, जैसे सड़क, नहर, रेल। इसके अलावा समुद्री तट से 12 मील की दूरी के अंदर जो भी संसाधन पाए जाएंगे वो सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो समुद्र का जो भाग है, हमारे समुद्री तट का जो भाग है, वहां से 200 मील दूरी के बाद जितने भी संसाधन हैं वो सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं। उस पर विश्व के सभी देशों का अधिकार होता है। इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, संभावी, विकसित, भंडार और संचित। अगर हम संभावी संसाधन की बात करें तो ऐसे संसाधन जिनका जो क्षेत्र में उपलब्ध हो परंतु उनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में मौजूद है लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा और महाराष्ट्र में जो पवन ऊर्जा है वो होने के बावजूद भी हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा विकसित संसाधन की बात करें तो ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और गुणवत्ता के आधार पर उसका प्रयोग हम कर रहे हैं या कर चुके हैं, ऐसे संसाधन जो है वो कहलाता है विकसित संसाधन। अगर हम भंडार की बात करें तो भंडार ऐसा संसाधन है जो इस पर्यावरण में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन प्रौद्योगिकी ना होने की वजह से या की कमी की वजह से, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि जल 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ऊर्जा का सबसे बेहतर स्रोत है, लेकिन प्रौद्योगिकी की कमी की वजह से हम हाइड्रोजन का प्रयोग ऊर्जा के रूप में नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें संचित की तो संचित प्रकृति में ये बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ये एकदम इसका भंडार है प्रकृति में, लेकिन इसका उपयोग हम पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि जल का उपयोग हम सिर्फ जल ऊर्जा के निर्माण में कर रहे हैं, इसके अलावा हम और किसी भी कार्य में नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जल जो है वो पृथ्वी का जो 3 हिस्सा है वो जल से भरा हुआ है या जल से जो है क्या कहते हैं आच्छादित है, लेकिन उसका है हमारे पर्यावरण में या पृथ्वी पर भंडार में वो मौजूद है, लेकिन उसका प्रयोग हम बहुत ही कम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से विकास के आधार पर इन 4 भागों को बांटकर जो है इसे समझाने की कोशिश की गई है। तो हमने जाना 4 तरह के संसाधन के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर जाना, समाप्यता के आधार पर जाना, स्वामित्व के आधार पर जाना और विकास के आधार पर जाना। इस प्रकार से संसाधन का अर्थ और उसके प्रकार का जो ये जो टॉपिक है वो खत्म होता है। बात करते हैं इस चैप्टर का जो तीसरा टॉपिक है संसाधन नियोजन। जैसा कि इस टॉपिक में बताया गया है, ये शब्द ही अपने आप में बताता है कि संसाधन का किस प्रकार से हम जो है इसको सुरक्षित रखें, किस प्रकार से योजना के अनुसार हम संसाधनों का प्रयोग करें ताकि भावी पीढ़ियों के लिए कोई परेशानी जो है उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर संसाधन नियोजन इस टॉपिक में बताया गया है कि किस प्रकार से संसाधन को योजना अनुसार जो है प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, एक ऐसे देश में जहाँ विविधता बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर संसाधन अलग अलग रूप में पाया जाता है, अलग अलग रूप में पाए जाने के साथ साथ जो है प्रौद्योगिकी की कमी की होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं उन संसाधनों का प्रयोग नहीं हो पाता, ऐसे देश में हम कह सकते हैं कि योजना अनुसार ही हम संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई प्रॉब्लम जो है क्रिएट ना हो। अगर हम भारत में संसाधन नियोजन की बात करें तो भारत में संसाधन नियोजन को करने के बहुत सारे तरीके अपनाए गए। सबसे पहले तो भारत में संसाधन को नियोजित करने के लिए हमें तालिकाएं बनानी होंगी कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से संसाधन जो है वो मौजूद है। इसके अलावा मानचित्रों के माध्यम से भी हम तय कर सकते हैं कि भारत के किस भाग में जो है कौन सा संसाधन उपलब्ध है। इसके अलावा सर्वेक्षण के द्वारा भी हम जो है संसाधनों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर जो है आता है, चीन के बाद दूसरे स्थान पर जो है पॉपुलेशन है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं संसाधनों की मांग बहुत ज़्यादा है। ऐसे स्थिति में अगर हम संसाधनों का ऐसे ही वितरण करते रहें बिना
बिना किसी योजना के, तो संसाधन बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए संसाधन को नियोजित करने के लिए हमें सर्वेक्षण जरूरी है, तालिकाएं बनानी जरूरी है, और इससे ये पता चलेगा कि कौन कौन से संसाधन कहाँ कहाँ मौजूद है। इसके अलावा मानचित्रों के माध्यम से भी हम अपने संसाधन को नियोजित कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा या हम लोगों के द्वारा संसाधन नियोजन के जो है तरीके या संसाधन विकास की योजनाओं को तय करना होगा। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय नियोजन की नीति है और संसाधन विकास की जो योजना है उनके बीच में तालमेल बैठाना होगा, ताकि सरकार और हम आपस में मिलकर संसाधनों को नियोजित कर सकें, संसाधनों को सुरक्षित कर सकें, और भारत जैसे देश में जहां पर संसाधनों की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है वहां पर हम योजना अनुसार उसका वितरण कर सकें, ताकि वो संसाधन हर वर्ग तक, हर जो है समूह तक पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही संसाधन नियोजन की बात की गई है। संसाधन नियोजन करने के लिए या फिर संसाधनों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो है अलग अलग देशों ने भी मिलकर जो है कार्य किया है। यूएनओ की एक संस्था UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, जो है एजेंडा 21 ब्राजील में 1992 में 1992 में ब्राजील में जो है UNCED के माध्यम से जो है एक बैठक रखी गई, जिसका आधार ही था सतत पोषणीय विकास करना। सतत पोषणीय का क्या अर्थ होता है? हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं, हम उसका उपभोग करते हैं, लेकिन इस प्रकार से उपभोग करना, विकास के स्तर को इस प्रकार से रखना, अपने देश का विकास या अपने जो है क्या कहते हैं विश्व का विकास इस प्रकार से करना, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी वो संसाधन उपलब्ध हो सके, उनका उपभोग वो भी कर सके। ऐसे विकास को बिना क्षति पहुंचाए विकास करना, ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। और एजेंडा 21 में जो 21 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वो जल संबंधित हो, चाहे वो पर्यावरण संबंधित हो, 21 एजेंडों को, 21 लक्ष्यों को रखा गया था। इसीलिए जो है इस टॉपिक का नाम रखा गया एजेंडा 21, इस बैठक का नाम रखा गया एजेंडा 21। इसके अलावा रियो सम्मेलन भी संसाधन नियोजन का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, जिसके माध्यम से 1992 में ब्राजील का एक शहर है रियो, वहां पर एक बैठक की गई और उसमें 100 देशों ने भाग लिया। ये रियो सम्मेलन इसलिए किया गया था ताकि पर्यावरण को जो क्षति पहुंचाने वाले जो गैसें हैं, ऐसे गैसें जो कहीं ना कहीं ओजोन लेयर में छिद्र कर रहे हैं, या ओजोन लेयर जो हमें सूर्य के पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाता है, उनमें क्षति हम कहीं ना कहीं पहुंचाते जा रहे हैं अपने उद्योग और विकास के लक्ष्य में। तो इस सम्मेलन में ये बात की गई कि ऐसे देश जो विकसित है या ऐसे देश जो विकासशील है, जो कहीं ना कहीं अपने विकास के लिए उद्योग का सहारा ले रहे हैं, और उस उद्योग को करने में जो उत्सर्जित गैसें हैं, जो हानिकारक उत्सर्जित गैस हैं, जिसे वो वायुमंडल में जो है छोड़ते हैं, तो इस प्रकार से जो है उद्योग किया जाए ताकि उन उत्सर्जित गैसों की मात्रा को कम किया जा सके। इससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से रियो सम्मेलन के माध्यम से जो है संसाधन नियोजन संपूर्ण विश्व में किया गया, भारत के साथ साथ। तो ये आपका टॉपिक जो है संसाधन नियोजन, ये समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे मृदा की, जो आपके लेसन का जो है चौथा टॉपिक है, मृदा के प्रकार, उसका संरक्षण बाद में जानेंगे हम। सबसे पहले जानते हैं मृदा के प्रकार के बारे में। तो यहाँ मैंने जो है आसान करने के लिए या आसानी से आपको समझ आ सके, इसलिए एक जो है चार्ट की तरह मैंने बना दिया है, जो है बॉक्सेस में आपको समझाने की कोशिश की है। एक जगह मैंने मृदा के प्रकारों को रखा है, इसके अलावा भारत में किन किन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, इनकी विशेषता और कौन कौन सी फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। इस प्रकार से हम अंतर भी कर सकते हैं इन मृदाओं में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। तो ये भारत के उत्तरी मैदान, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा नदी के डेल्टा भाग में जो है ये पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी एक्चुअली में नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टियाँ होती हैं उन्हें जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसे
इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। ये आप पहले के जो है कक्षाओं में पढ़ चुके हो। तो जलोढ़ मिट्टी जो भारत के उत्तरी मैदानी भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में, इसके अलावा गोदावरी कृष्णा के डेल्टा जो है क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें रेत, सिल्ट, मृतिका इत्यादि जो है पाई जाती है। जो अवशेष होते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, उनके अपघटित होने के बाद जो अवशेष होते हैं वो पाए जाते हैं। इससे ये जमीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो यहाँ पर अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें तो इसमें गन्ना, चावल और गेहूँ जो है इत्यादि इसके प्रमुख फसल हैं, जो यहाँ पर या इन जो है मृदा में जो है उपजाए जाते हैं और बेहतर भी है इन फसलों के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं काली मृदा की, तो दक्कन का जो पठारी इलाका है, महाराष्ट्र जो है या फिर मध्य प्रदेश का इलाका या फिर गुजरात का जो इलाका है, वो वहाँ पर जो है ये भाग वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। तो दक्कन का पठारी भाग ये शहरों से निर्मित होता है। इसके अलावा इनमें इनकी विशेषता ये है कि इनमें मृतिका पाई जाती है बहुत ही बड़े पैमाने पर। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है, मैग्नीशियम की, पोटाश की मात्रा और चूना की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर फसलों की बात करें तो कपास, बाजरा, केला इत्यादि कुछ ऐसे प्रमुख फसल हैं जो यहाँ पर बड़े पैमाने पर उपजाए जाते हैं। बात करते हैं लेटराइट मृदा की, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। इसमें अम्ल की मात्रा जो है बहुत ही आपको कम होती है और ये बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है और इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा जो है होता है। यहाँ पर चावल, जूट इत्यादि उपजाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मरुस्थलीय की, तो भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान जैसा जो हमारा राज्य है वहाँ पर पाया जाता है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें ह्यूमस की कमी होती है और इसका रंग लाल और भूरा होता है। यहाँ अगर हम बात करें फसलों की, तो यहाँ पर जो है खजूर का उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है इन इलाकों में। तो इस प्रकार से मृदा के ये प्रकार हैं और मृदा के प्रकारों में उनके क्षेत्र, उनकी विशेषता और उनमें उपजाए जाने वाले जो प्रमुख फसलें हैं उसको मैंने एक चार्ट के रूप में आपको बताने की कोशिश की है ताकि आसानी से इसे समझा जा सके। बात करते हैं हम मृदा की या फिर उसके संरक्षण की, तो हम जानते हैं कि कई सारे मानवीय क्रियाओं ने जो है मृदा अर्थात मिट्टी को खराब किया है। कई वर्ष में लाखों वर्ष लग जाते हैं 1 इंच मृदा के बनने में, लेकिन उसे जो है अपरदित करने में बहुत ही कम समय लगता है। ये अपरदन बाढ़ के माध्यम से, ये अपरदन जो है बहुत अलग अलग है, भूकंप के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से जो है इसका अपरदन होता है। इसके अलावा जो है इसको हम नष्ट कर रहे हैं। आज जो हम औद्योगिक विकास कर रहे हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको मैदानी इलाकों में इसी प्रकार से हम बहाव कर देते हैं। इससे होता ये है कि इन मृदाओं की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती जा रही है। हमारे देश में अगर हम बात करें तो सिर्फ 40% हिस्सा ही कृषि योग्य है। उन 40% में का भी 40% पर ही हम सिर्फ कृषि करते हैं। ऐसी स्थिति में एक कृषि प्रधान देश कहलाने के बावजूद भी हमारे यहाँ भूमि की कमी है और जो भी भूमि बचे हुए हैं उन पर हम अपनी मानवीय क्रियाओं द्वारा जो है उसका जो है शोषण किया जा रहा है, उसे हम नष्ट करते चले जा रहे हैं। तो ये मृदा अपरदन को रोकने के भी या मृदा को बचाने के बहुत सारे उपाय हैं। हम पेड़ लगाकर जो है मृदा को अपरदित होने से रोक सकते हैं। पेड़ों को लगाने से जो उनकी जड़ें हैं वो मिट्टी को बहुत ही मजबूती से पकड़ लेते हैं और कम अपरदित होने देते हैं। इसके अलावा नदियों के दोनों ओर बांधों का निर्माण करके भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ताकि जो नदी के जल का जो बहाव है वो मृदा को वहीं का वहीं रहने दे, उन्हें अपरदित ना करें और फसलों को उपजाने में और अच्छी गुणवत्ता वाली मृदा को प्राप्त करने में हम सक्षम हो सके। तो ये कुछ उपाय हैं जिन उपायों के माध्यम से, इसके अलावा जो है जो वेस्टेज है, हम कह सकते हैं कि फैक्ट्रियों के जो वेस्टेज है उसको कम से कम जो है वो जमीनों पर हम फैलाएं ताकि
मृदा को सुरक्षित रखा जा सके। तो इस प्रकार से जो है हम मृदा को अपर्दित होने से या मृदा को सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको बनेंगे, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये लेसन आपका संसाधन और विकास, ये इसका जो है इसको हम समाप्त करते हैं और आगे जाएंगे हम नेक्स्ट लेसन में।